सोशल मीडिया पर इस समय वैष्णो देवी के पास में जो रियासी करके जगह है उसको लेकर काफी आउटरीच दिखाई दे रहा है। वहां पर जो आतंकी हमला हुआ, लोग लगातार उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इंडियन मुस्लिम भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि मोदी कैबिनेट जो है 3.0 उसमें एक भी मुसलमान को जगह नहीं मिली। ये एक मुद्दा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो आतंकवादी हमला हुआ है, क्या उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है? क्या उस बारे में हमको बात नहीं करनी चाहिए? मोदी कैबिनेट में किसी भी मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिली, ये बात हम जानते हैं। लेकिन क्या ये बात भी सही नहीं है कि जब वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी तब उस समय कई सारे इसी कम्युनिटी के लोग ये कह रहे थे कि भैया हम तो अब देश को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, इसलिए हम मोदी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। खैर, ये बात एक दूसरी है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुद्दा इस समय है रियासी का, जहां पर क्या आतंकवादी हमला हुआ है। और उस बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर राफा में हो रही एट्रोसिटीज को लेकर लोग ऐसे हल्ला मचा रहे थे जैसे हमारे ही देश में कुछ हो रहा हो। मैंने जब ऑल आइज ऑन राफा को लेकर वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि ये बॉलीवुड के जो लोग ऑल आइज ऑन राफा राफा चिल्ला रहे हैं, हमारे भारत देश में जब भी कोई चीज होती है तब ये लोग आंखें मूंद लेते हैं। और यहां पर एक बार फिर से वही चीज दिखाई दे रही है। रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस के ऊपर जो हमला हुआ है, उसको लेकर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ नहीं बोल रहा है। सब ऐसे मुंह सिलकर बैठ गए हैं जैसे कुछ बोल दिया तो ना जाने किसको नाराज कर दूं। मतलब समझ में नहीं आता है। अरफा खानम शेरवानी कल से ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं कि किसी भी मुस्लिम नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। शाहरुख खान की क्या मजबूरी थी जो वो शपथ ग्रहण समारोह में चला गया, लेकिन रियासी को लेकर एक शब्द नहीं निकल पाया। जबकि अब से कुछ दिनों पहले ये कश्मीर में यही कवर करने के लिए गई थी कि धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ है। अरफा खानम शेरवानी के बाद में राणा अयूब का भी नंबर आता है, जिन्होंने लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अब से जब वीडियो जिस पॉइंट पे बना रहा हूं उससे 1 घंटा पहले एक असदुद्दीन ओवैसी के पोस्ट को रिपोस्ट जरूर कर दिया। लिखने की जहमत ही उठा नहीं पाई। वैसे दुनिया भर के अखबारों में ही यही सब बातें लिखती रहती हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया था तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं। कई सारे लोग हैं ऐसे जिनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। एंड सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं यहां पर कम्युनिटी तो देखी जाती है ना। यहां पर आप इस चीज को नहीं देख रहे हो कि यह हमला हमारे देश के नागरिक के ऊपर हुआ है, वो भी किसी बाहरी ताकत के कारण। आप तो बस अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री जिस समय ओथ ले रहे थे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, उस समय पर यह हमला होता है। हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उन सभी को इसमें इनवाइट किया गया था, चाहे मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, लेकिन हमारे इमीडिएट पड़ोसी पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं कि भैया हो सकता है पाकिस्तान का इसमें कुछ ना कुछ हाथ हो, और हो सकता क्या है, पूरी पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा ही। तो देखिए, जब अपने ही देश के मुद्दों के बारे में आप नहीं बोल पा रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर है, छोटा मोटा मैटर भी नहीं है रियासी का, आप उस बारे में नहीं बोल पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिलिस्तीन के बारे में बोलने का भी कोई हक है, जो कि हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर है, और वहां पर फटने वाले पटाखे से आपकी नींद में खलल नहीं पड़ता। खैर, हम इन लोगों की नींद की क्या बात करें। नुसरत भरूचा जो उस समय इजराइल में ही थी जब हमला हुआ था अक्टूबर में पिछले साल, उसके बाद इन्होंने भारत आकर धन्यवाद कहा था भारत सरकार को, लेकिन आज वो भी ऑल आइज ऑन राफा कर रही है, लेकिन ऑल आइज ऑन रियासी उनसे भी नहीं हुआ। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी में हुआ आतंकी हमले में 10 हिंदू श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन अभी तक किसी भी ऑल आइज ऑन राफा वाली गैंग ने आतंकी हमले पर कुछ भी नहीं बोला है। इस घटना ने जहां इस गिरोह का दोगलापन सामने ला दिया है, तो वहीं पर मेटा के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर भी हिंदुओं की आवाज दबाने वाले रवैये को जगजाहिर कर दिया है। दरअसल इंस्टा ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑल आइज ऑन राफा को ब्लॉक कर दिया, ये जो हैशटैग है उसको ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, अगर आप अपने इंस्टाग्राम से इस हैशटैग के साथ पोस्ट डालेंगे और सोचेंगे कि ये ट्रेंड पकड़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंस्टा ने इस हैशटैग को हाइड किया हुआ है। यानी आप अपने पोस्ट में हैशटैग ऑल आइज ऑन रियासी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर कोई क्लिक करेगा या बाकी अन्य कोई क्लिक करेगा तो आपकी पोस्ट वहां पर कोई दिखाई नहीं देगी। एग्जाम्पल के लिए मतलब आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप ऑल आइज ऑन राफा डालते हैं तो आपको पुराने सारे पोस्ट दिखेंगे, जो कि करीब 2,95,000 के आसपास हैं। लेकिन अगर आप ऑल आइज ऑन रियासी लिखकर डालते हैं और सर्च करते हैं तो वहां पर आपको कोई पोस्ट दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको यह दिखाई देगा कि इस पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कम्युनिटी गाइडलाइंस के चक्कर में। कई सारे इंस्टाग्राम यूजर्स तो रियासी पर इस हैशटैग को डाल रहे थे, उन्होंने इस समस्या को अपनी टाइमलाइन पर भी उठाया। जैसे मधुर सिंह ने लिखा कि ये इकोसिस्टम इतना ताकतवर है कि इन्होंने ऑल आइज ऑन रियासी को ही ब्लॉक करवा दिया। साफ तौर पर दिखता है कि सर्च सेक्शन में मधुर ने भी हैशटैग डाला है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता, सिर्फ स्क्रीन पर लिखा आता है कि यह हैशटैग हिडन है। इस पोस्ट को देखने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि आईटी मंत्रालय को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए।
वहीं कुछ लोग हैरान हैं कि ये इकोसिस्टम आखिर हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों करता है कि 10 लोगों की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी ये नहीं चाहते कि इस आतंकी हमले की इंफॉर्मेशन दुनिया के दूसरे कोनों में सामने आए। भाई जाहिर सी बात है, हैशटैग का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि बस आप लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, जबकि ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ही बात करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस समय चल क्या रहा है? जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हट चुकी है तो उसके बाद भी वहां से आतंकी हमलों को लेकर जो बातें हैं वो लगातार क्यों सामने आ रही हैं? क्या वहां पे कोई नए ग्रुप्स खड़े हो गए हैं यहाँ पर, या फिर वहां पे प्रॉक्सी वॉर की एक बार फिर से तैयारी चल रही है, या फिर जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो दूसरे नाम के ग्रुप बनाकर भारत में अभी भी स्टेबिलिटी जो है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल लगभग महीने भर पहले ही पहलगाम में भी एक ऐसा ही हमला हुआ था। विपक्षी दल इन घटनाओं को लेकर सत्ता पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहा है। इस बीच एक संगठन ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए गैर कश्मीरियों के लिए एक चेतावनी भी दी है। हालांकि कश्मीर में आतंकवाद की सक्रियता बढ़ने के बाद भी कैजुअलिटी जो घटी है, इस बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे अगस्त 2019 में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी। कुछ सिक्योरिटी इंडिकेटर्स ये इशारा करते हैं जैसे आतंकवादियों की नियुक्ति का बढ़ना, लेकिन यहां पर एक पेंच है। दरअसल आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारियां भी बेहद तेजी से हो रही है। काउंटर इंसर्जेंस ऑपरेशन में अगस्त 2019 से लेकर जून 2023 के बीच लगभग 250 आतंकवादी और उनकी मदद करने वाले लोग पकड़े गए हैं। ये साल 2015 से धारा 370 हटने के बाद हुए अरेस्ट से 71 गुना ज्यादा है। एक तरफ शपथ ग्रहण, दूसरी ओर आतंकी हमले पर गेट बिल्डर्स ने भी अपनी बात रखी। पाकिस्तानी आतंकियों को घुसने ही मत दो। भारत के समर्थन में उतरे नीदरलैंड के विपक्षी नेता डेक्कन हेराल्ड में छपी रिपोर्ट में ऑफिशियल डेटा के हवाले से धारा 370 हटने के बाद से 4 साल पहले और पोस्ट 370 सालों की तुलना में अपनी बात को रखते हैं। इसके मुताबिक टेरर रिक्रूटमेंट में 13% से 39% तक बढ़ा है। वहीं 8 ग्रेनेड और 13 आईईडी अटैक भी हुए हैं। 370 लागू रहते हुए ये 4 सालों में 4 ग्रेनेड और 7 आईईडी हमले हुए थे। आतंकियों की नियुक्ति और हमले बढ़ते तो दिख रहे हैं, लेकिन कैजुअलिटी में काफी कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्स और आम जनता दोनों के ही मारे जाने की घटनाएं कम हुई हैं। सिविलियंस की बात करें तो धारा 370 के दौरान 11 नागरिक हमलों में काफी लोग मारे गए थे। वहीं पोस्ट आर्टिकल 370 में करीब 63% की ऐसे मामलों में गिरावट आई है। पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों के हताहत होने में भी 13% की एक बड़ी कमी देखने को मिली है। बट इस कमी को हम लोग ये नहीं कह सकते कि कमी ही हो गई। जैसे पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में आम थी। अक्सर सुरक्षा बलों से लेकर आम लोगों पर भी स्टोन बेल्टिंग हुआ करती थी। साल 2010 में 112 सिविलियंस पत्थरबाजी के चलते मारे गए थे, जबकि 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे, और इसमें भी 80% गिरावट आई है। 4 सालों में केवल 19 स्टोन पेंटिंग की घटनाएं सामने आई हैं। यहां तक कि साल 2023 में लाल चौक से लेकर पूरे कश्मीर में पत्थरबाजी की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 70% तक कम हो चुका है। तीर्थयात्रियों की गाड़ियों पर जो ये हमले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आतंकी अटैक पूरी प्लानिंग के साथ और घात लगाकर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हताहत हो इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं, जिससे कि डर पैदा कर सके। इसी रविवार को रियासी पहाड़ी पर शिवाखेड़ी गुफा से दर्शन करके लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर यह आतंकी हमला हुआ था, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 10 लोगों की इसमें जान गई। वहीं मई 2022 में वैष्णो देवी जा रहे तीर्थयात्रियों की बस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें कि 4 लोग मारे गए थे और 24 लोग घायल हुए थे। श्रद्धालुओं पर हमले की सबसे बड़ी घटना अगस्त 2000 में हुई थी, जब अमरनाथ यात्रा के पड़ाव पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 32 लोग खत्म हुए थे और 60 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। माना यह जा रहा है कि तीर्थयात्रियों पर हमला आतंकियों की सोची समझी साजिश है। वे चुन चुनकर उन बसों या फिर गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं जो तीर्थयात्रियों की है। इससे वो डर का माहौल तो बना ही रहे हैं, साथ ही केंद्र के इस दावे को भी झुटलाना चाह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में टेरर की जगह पर टूरिज्म ने ले ली है। उनकी कोशिश है कि कश्मीर में एक बार फिर 90 के दशक वाला माहौल लौट आए। कुछ समय से हो रहे हमले सुरक्षा बलों की बजाय नॉन कश्मीरियों, खासकर कि श्रद्धालुओं और रोजगार के लिए कश्मीर पहुंचे लोगों पर ज्यादा दिख रहे हैं। इससे ऐसा इंप्रेशन भी जा रहा है कि कश्मीर के स्थानीय लोग ही बाहरियों पर हमले करना करते हैं। ये एक तरह से सद्भावना को खत्म करने का एक तरीका है, और इस बार आतंकवादी ऐसा नहीं कि बस बंदूक लेकर निकल जा रहे हैं, वो सोच समझ कर रहे हैं। अभी रविवार को ही हुए इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। लश्कर से जुड़े टेरर संगठन के साथ में चेतावनी भी इसने दी।
और सैलानियों और नॉन लोकल्स को नुकसान पहुंचाया, ये बात कही। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने इसे जांच के घेरे में लगकर जांच शुरू कर दी। जो लोकल्स हैं वो इस संगठन के साथ ओवरग्राउंड वर्कर की तरह पर कई बार जुड़ जाते हैं, जिनका काम रेकी करना और इंफॉर्मेशन देना होता है। हमले का काम पाकिस्तान से ट्रेन लेकर आए तंकी या फिर चरमपंथी लोग ही करते हैं। ऐसे में ये द रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है जो एकदम से सुर्खियों में आ गया, ये भी जान लेना जरूरी है। दरअसल टीआरएफ जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। वो एक तरह से लश्कर तैयबा की ब्रांच कही जा सकती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। टीआरएफ को बनाने में लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ रहा। ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों से सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम ना जुड़े और वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में शामिल होने से बच जाए। जम्मू कश्मीर में टीआरएफ की तरह ही कई टेरर ग्रुप बन चुके हैं, जो कि ऊपर से देखने पर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये नए बने गुट हों, जिनका कोई पिछला इतिहास नहीं है। इन सब का मकसद लेकिन एक ही है कि कश्मीर के लोकल्स के लिए गैर कश्मीरियों के मन में डर और गुस्सा पैदा करना, साथ ही आतंक से कश्मीर को पूरी तरीके से डीस्टेबल बनाए रखना, जिससे कि उनका मोटो सिद्ध हो सके। टीआरएफ के अलावा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट इसके एक कुछ मुख्य संगठन है। सबकी फंडिंग अलग अलग ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को जैश ए मोहम्मद से फंडिंग मिलती है। ये सीधे आतंकी हमला करने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नैरेटिव सेट करता है और भड़काता है। कुछ का काम केवल ओवरग्राउंड वर्कर्स को जोड़ना होता है। जाते हुए आपको एक बात और बता देता हूं कि हमले पर विपक्ष ने क्या कहा। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमले पर सत्ता पर ही अटैक करते हुए आरोप लगाया कि कश्मीर में शांति का प्रचार पूरी तरह से खोखला साबित हुआ। वहीं राहुल गांधी ने भी इसे जम्मू कश्मीर के लिए चिंताजनक हालातों की असली तस्वीर बताया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आतंकी हमला हुआ जो कि बहुत गलत हुआ, निंदनीय था, लेकिन दुख बस इस बात का होता है कि ऐसे समय में भी हमारे देश के कई सारे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस सरकार को घेरने के लिए उपयोग करते हैं। यहां पे उनको इस बात से मतलब नहीं रहता कि वहां पर हमला हुआ है, वो बल्कि इस मौके को इस तरीके से देखते हैं कि चलो हमको मौका मिला है सरकार के ऊपर कीचड़ फेंकने का। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।